Okay, in this lecture we will see sky wave propagation. तो आप याद करिए ग्राउंड की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन क्या कहलाता है? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहलाता है। लेकिन स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन क्या कहलाता है? स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस अर्थ पर आई। मतलब कि एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंडक्टिंग टाइप का मीडियम है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो आपने देखा होगा कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एज अ रिफ्लेक्टर की तरीके से वर्क करता है। तो किसी भी कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसकी तरीके से काम करेगा? एज अ रिफ्लेक्टर के तरीके से काम करेगा। तो हमने क्या बोला कि स्काई वेव प्रोपगेशन क्या है? स्काई वेव प्रोपगेशन ये है जहाँ पर स्काई की हेल्प से क्या हो, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ऐसे प्रोपगेशन को हम क्या बोलते हैं? स्काई वेव प्रोपगेशन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आई, जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, इस लेयर को बोलते हैं आयनोस्फेरिक लेयर बोलते हैं। और इस प्रोपगेशन में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़। तो आप ये देखिए, मान लीजिए मैंने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ चूज़ करी। तो एक वेल नोन इक्वेशन है C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? C ओवर फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी चूज़ करी? 30 मेगाहर्ट्ज़, मीन्स 30 इंटू 10⁶। मतलब लेमडा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 10 मीटर मिल गई। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक ट्रांसमीटर है, ये एक डाइपोल एंटीना है। ये क्या है? एक डाइपोल एंटीना है। तो डाइपोल एंटीना का लेंथ कितना होता है? डाइपोल एंटीना का लेंथ जो होता है λ/2 होता है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी? 10। तो 10/2 यानी मतलब 5 मीटर का मुझे एक यहाँ पर एंटीना लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मोनोपोल एंटीना यूज़ करूँ तो व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ मोनोपोल एंटीना? दैट इज़ λ/4, मीन्स 2.5 मीटर का मुझे एंटीना लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन? आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन का एक एडवांटेज होता है क्या कि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? स्काई वेव प्रोपगेशन यूज़ करना चाहिए। जनरली हम स्काई वेव प्रोपगेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें ब्रॉडकास्ट करना हो, तो हम स्काई वेव प्रोपगेशन यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न ऑफ दिस पेज? कंक्लूज़न क्या है कि स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट हुई है तो पक्की बात है ऊपर कुछ ना कुछ कंडक्टिंग टाइप का मीडियम बना है, कुछ ना कुछ कंडक्टिंग टाइप की लेयर बनी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आई। तो what is the property of conductor? Conductor contains enormous amount of electrons। तो इस स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में लेते हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमें क्या एंटीना की साइज़ चूज़ करनी चाहिए। यदि मैंने डाइपोल लिया तो ये साइज़ लेना चाहिए, मोनोपोल लिया तो मुझे ये साइज़ लेना चाहिए। एज वेल एज वी हैव सीन कि इस प्रोपगेशन को हमें कहाँ पर यूज़ करना है। इस प्रोपगेशन को हमें ब्रॉडकास्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है। तो चलिए इसको और भी पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आप देखें कि ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई
और अर्थ स्टेशन पे यहाँ पे रिसीवर के पास तक आई। अच्छा, आप देखिए कि ये जो लेयर है, इसको लेयर को क्या बोलते हैं? आयनोस्फेरिक लेयर्स। लेयर्स का मतलब क्या होता है? लेयर्स का मतलब होता है रीजन, रीजन होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्शन ना होके यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग फिनोमिना है। तो चलिए देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता था। ये मान लीजिए एक लाइट की वेव है, ये एक सरफेस है, इसके तरफ मीडियम डेंसर है, इस तरफ मीडियम रेयरर है। तो आप देखिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जो हम एंगल हमेशा मेज़र करते हैं वो कहाँ से मेज़र करते हैं? नॉर्मल से मेज़र करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट वेव गई, डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया पे जा रही है। यदि कभी भी लाइट वेव डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया की तरफ जाए तो ये क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन इसका उल्टा केस देखिए, यदि लाइट वेव रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया की तरफ जाए, रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया की तरफ जाए, तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। तो ये दोनों ऑप्टिकल फिनोमिना है, इनको दिमाग में रखिएगा। एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होता जाता है, आगे चल के हम देखेंगे भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मतलब पक्की बात है, यहाँ डेंसर मीडिया होगा, ऊपर रेयरर मीडिया होगा, उसके ऊपर और रेयरर मीडिया होगा। यदि वेव डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया की तरफ गई तो वेव किस तरफ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। यहाँ पे आप चाहे तो आगे चल के हालांकि देखेंगे, आप इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा कि यदि हम हाइट अपनी इंक्रीज़ करते जाएं तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होता जाएगा। मतलब ये डेंसर मीडिया होगा, ये रेयरर मीडिया होगा, फिर और रेयरर मीडिया होगा। मतलब कि क्या हुआ? जहाँ पे डेंसर और रेयरर मीडिया जैसे टर्म आ गए तो पक्की बात है वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होके टर्न होके कहाँ पर चली आती है? अर्थ की तरफ चली आती है। तो इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन आगे समझेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो आइनोस्फेरिक लेयर फॉर्म हुई, ये आइनोस्फेरिक लेयर कैसे फॉर्म हुई ये देखते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, यदि आपको रिफ्रैक्शन चाहिए तो डेंसर और रेयरर मीडिया का होना ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये सन है, सन से क्या बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, अल्ट्रावायलेट रेज भी निकल रही है। एटमॉस्फेयर पे क्या होगा? गैसेस एटम होते हैं, गैसेस एटम होते हैं। यहाँ से एनर्जी आई, किससे? एटम से इंटरेक्ट करी। एटम से इंटरेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिटैच हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मतलब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और पॉजिटिव आयंस क्या हो गया? बन गया। इसी का ठीक उल्टा प्रोसेस क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा रिकॉम्बिनेशन में? कि इलेक्ट्रॉन किसके साथ आके मिल जाए? पॉजिटिव आयन के साथ आके मिल जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। आप हमेशा याद रखना कि आयोनाइजेशन जो होता है वो फास्टर प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो स्लोअर प्रोसेस होता है। तो एक बात क्या और भी समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये जो सन से आने वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सनलाइट को इंक्रीज़ करते जाइए, आपका आयोनाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज़ करता जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस पेज के लिए, इस फिगर के पूरे फिगर के लिए, कि लेयर के फॉर्मेशन के लिए, आइनोस्फेरिक लेयर के फॉर्मेशन के लिए
कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? सन की लाइट रिस्पॉन्सिबल है, और ये सन की जो लाइट है, जो अल्ट्रावायलेट एनर्जी है, उसने इलेक्ट्रॉन को डिटैच किया और क्या पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर आए। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखिए यहाँ पे किसी न किसी तरीके का एक कंडक्टिव टाइप का मीडियम बना, आयोनाइजेशन हुआ तो पॉजिटिव आयंस भी बने और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो आप चाहे तो इस कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई और कुछ कंडक्टिव टाइप का मीडियम ऊपर कुछ बना होगा जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो गया। ये एक ऐसा इस एंगल से सोच सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये ऑप्टिकल फिनोमेना को अप्लाई करिए। चलिए आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा कि जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन ऐसा क्या कहलाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन जब आयंस के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ मिल जाए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ और हमने ये भी देखा कि रिकॉम्बिनेशन स्लोअर प्रोसेस होता है एज़ कंपेयर टू आयोनाइजेशन। तो मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली कि लेयर्स का मतलब क्या होता है? रीज़न होता है। लेयर्स का मतलब क्या होता है? रीज़न। ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न है। तो देखिए हुआ क्या कि ये अर्थ की सरफेस है, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो एटम की डेंसिटी, एटम्स जो गैसियस एटम्स हैं उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। एटम की डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे एटम्स क्या होंगे? कम होंगे। बीच वाली लेयर पे एटम की डेंसिटी मॉडरेट होगी और नीचे वाले लेयर पे एटम की डेंसिटी हाई होगी। मान लीजिए सन से अल्ट्रावायलेट रेज आई, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज आई, तो कुछ रेज, सम ऑफ द रेज यहाँ पे क्या करेंगे? इन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसका आयोनाइजेशन होगा। लेकिन बहुत सारी रेज कहाँ पर आ जाएंगी? इस मिडिल रीजन पे आ जाएंगी, और बहुत सारी रेज यहाँ पे इन एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगी और आयोनाइजेशन करेंगी। मतलब इन दो लेयर पे बहुत सारी रेज क्या हो गई? इंगेज हो गई। फ्यू मतलब कुछ रेज कहाँ पर जा पाएंगी? कहाँ पर जा पाएंगी? नीचे वाली लेयर के पास जा पाएंगी। तो आप सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस लेयर पे ज़्यादा हो सकती है? यहाँ पे तो बहुत कम एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ पे देखिए रेज जो हैं ज़्यादा इंगेज हुई किस प्रोसेस में? आयोनाइजेशन प्रोसेस में। मतलब पक्की बात है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ पे फ्यू रेस पहुँच पाई, कुछ रेस पहुँच पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। मतलब क्या समझ में आया कि मिडिल रीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा आपको दिखेगी। मतलब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, ऊपर की लेयर पे आयोनाइजेशन कम होगा, नीचे की लेयर पे आयोनाइजेशन भी कम होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में, तो किसी भी आयोनोस्फेरिक लेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, DE, F1, F2। तो मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके रखा है, डे टाइम पे और नाइट टाइम पे। इसका देखिए डी लेयर कहाँ है? डे टाइम पे देखिए, डे टाइम पे अलग होता है और नाइट टाइम पे अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है अभी समझेंगे। लेयर्स का मतलब क्या होता है? रीजन। लेयर्स का मतलब क्या होता है? रीजन। डी लेयर कहाँ से कहाँ तक है? 60 to 100 किलोमीटर। ई लेयर 100 to 125। और एफ लेयर कहाँ से कहाँ है? ये एफ वाली लेयर कहाँ से कहाँ? 200 to 275 किलोमीटर तक है। डे टाइम पे देखिए, डे टाइम पे DE, F1, F2 ये चारों लेयर प्रेजेंट हैं। डे टाइम पे क्या होगा? सनलाइट होगी, सनलाइट ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा।
तो बहुत सारी लेयर्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। नाइट टाइम पे देखिए, नाइट टाइम पे क्या सनलाइट होगी, नहीं। तो जब सनलाइट नहीं होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होती है वो स्लोअर होती है एज़ कंपेयर टू आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे डी लेयर तो डिसअपीयर हो गई। तो सोच के देखिए कि डी लेयर क्यों डिसअपीयर हो गई। डिसअपीयर हो गई इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया। ई लेयर अभी भी है। ई लेयर क्यों प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेशन तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या है, स्लोअर प्रोसेस है। रिकॉम्बिनेशन कैसा प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है। स्टिल कुछ ना कुछ आयोनाइज पार्टिकल्स होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए ई और एफ लेयर क्या है, नाइट के टाइम पे प्रेजेंट होती है। डे टाइम पे ये लेयर्स होती हैं और नाइट टाइम पे ये वाली लेयर्स होती हैं। तो चलिए इस फिगर को अब हम समझते हैं। ये लास्ट फिगर है, इस लास्ट फिगर को समझते हैं। ये लास्ट फिगर क्या बोलता है आपसे कि ये लास्ट फिगर ये बोलता है कि सबसे पहले इस फिगर पे देखिए डे टाइम का कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। क्यों, क्योंकि इसमें डी ई F1 F2 लेयर्स प्रेजेंट हैं। अभी आप पिछले फिगर में आपने देखा होगा कि डे टाइम पे कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, डी ई F1 F2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। नाइट टाइम का कौन सा फिगर है, ये नाइट टाइम वाला कर्व कौन सा है, ई और एफ। तो देखिए नाइट टाइम पे ई और एफ है। अच्छा, नाइट टाइम पे डी लेयर डिसअपीयर हो गई, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, रिकॉम्बिनेशन। उसके पीछे क्या रीज़न था, एक रिकॉम्बिनेशन। दूसरी बात देखिए डे टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। डे टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। देखिए इस फिगर को ऐसे देखिए, ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। नाइट टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। क्यों है, सोच के देखिए। वो इसलिए है क्योंकि नाइट के टाइम पे सन की एनर्जी नहीं होगी, आयोनाइजेशन कम होगा। दूसरी बात आप देखिए, जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इस फिगर को चाहे तो आप ऐसा पढ़िए, आप देखिए हाइट को ऐसे इंक्रीज़ कर दीजिए, इस डायरेक्शन पे चलेंगे तो हाइट इंक्रीज़ करेगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ये इस फिगर का कंक्लूज़न है। तो आप सोचिए कि व्हाट इज़ स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन क्या है कि स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन भी कहते हैं। आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन कहलाता। आइनोस्फेरिक लेयर्स कैसे फॉर्म हुई, ड्यू टू आयोनाइजेशन हुई। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ मिल जाए तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।